श्रोताओं, कार्यक्रम पणिहारी में आज जिका विशेषज्ञ आपने सागे विराज चुक्या है। बारो ओलखाण में आप सु करवा दूं डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, प्रिंसिपल महारानी कॉलेज जयपुर और एक सागे सागे कन्वीनर स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन गृह विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के भी पद पर आप पदस्थापित हो। सबसे पहले तो आप रो हमारे कार्यक्रम पणिहारी में खूब खूब स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। आज आपड़ो जिको बातचीत करने को विषय है वो है मोटो धान आज री आवश्यकता। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहली आप सुम्हे यो ही जानना चावला कि पहली तो माने यो बताओ कि मोटे धान री बात जी की है वह इतनी जरूरी क्यों है कि आज एक विषय बनाकर आपा भी पर बात कर रहे हैं। इको खुलासो करो सा। देखिए, हम सभी भोजन करते हैं और भोजन हम भूख की शांति के लिए करते हैं। भोजन से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हमें पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति है वो खराब हो जाती है। कई कारणों से आज पोषण सुरक्षा चिंता का कारण है, क्योंकि अगर हम NFHS का जो सर्वे हुआ अभी 2019-20 में और उसके आंकड़े देखें तो ये बताते हैं कि छोटे बच्चे 5 साल से छोटे बच्चों में जो कम वजन वाले बच्चे हैं वो लगभग 32% है। इसी तरह जो लंबाई जिनकी कम है उम्र के अनुसार वो 35% बच्चे हैं, और इसी तरह लंबाई के अनुसार जितना वजन होना चाहिए वो कम वजन वाले बच्चे 19% है। तो कुपोषण की दर बच्चों में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ एनीमिया, छोटे बच्चों में एनीमिया 72% है, गर्भवती माताओं में 46% है। जो माताएं और बहनें 15 से 49 वर्ष की हैं उनमें 54% एनीमिया है, और 15 से 19 साल की जो बालिकाएं हैं उनमें 59% एनीमिया है। इसी तरह कई और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, फॉलिक एसिड की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित है। तो इन सब के लिए हम सरकार कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन मोटा धान का यदि अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम बहुत हद तक इन समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसीलिए आज हम मोटा धान की बात कर रहे हैं। जी साहब, बहुत ही बढ़िया बात करी कि भाई क्यों आपने मोटे धान की चर्चा करनी जरूरी है। अब सा एक बात या हमारे मन में प्रश्न के रूप में उठ रही है कि मोटो धान कवे की न है और यो अनाज सु अलग किया हुआ है, वो भी बताओ सा। मोटा धान छोटे बीज वाले अनाज को मोटा धान कहते हैं। जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ, कुट्टू हुआ, सामक हुआ, ये मोटा धान की श्रेणी में आता है। इनको कम पानी में उगाया जा सकता है। ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जलवायु में आराम से उग सकते हैं, और इनका जो खेती का साइकिल है कम समय में हम इसका फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है कि हम कम समय में ज्यादा फसल ले पाएंगे, कम पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि एरिड जोन है, सूखा प्रदेश है, तो ऐसी जगहों पर भी हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी हैं भोजन एवं खाद्य की सुरक्षा को एड्रेस करने के लिए। तो सा अब जहाँ आप बात कर रहे हो कि जिको मोटो धान है वह आज री आवश्यकता है और वो किया अनाज सु अलग है। अब सा आप बात करा कि वह कौन कौन सा ऐसा अनाज है जिका की मुख्य रूप से आपने राजस्थान प्रदेश की आपा बात करा या आपने देश की भी आपा बात करा, तो वह कौन कौन सा मुख्य ऐसा धान है जिका की मोटे अनाज की श्रेणी में आवे है और आपने लिए पोषण की दृष्टि से एक खासो महत्व रखे है, बी की भी चर्चा करो सा। मोटा धान में बाजरा, रागी, ज्वार, कुट्टू, कोडो, सामक, राजगिरा, कांगणी, ये सब आते हैं। और विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, कुट्टू, सामक और राजगिरा, ये सभी मोटा धान बहुतायत रूप से उगाया जाता है और खाया भी जाता है। जी, तो बस आए तो खूब सारी इसी चीजों को आप नाम लियो है कि कई बार आपने घर में आपा बनते देखा भी। हाँ, अब सा अगर आपा बात करा फायदे री तो आपको फायदों का ही है वो भी बताओ सा। मोटा धान को हम आजकल ज्यादा उपयोग करने के लिए विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक है।
जी सभी प्रकार के जो मोटा धान जो अभी हमने नाम गिनाए हैं, अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, इनके समान ही ऊर्जा उसमें होती है और प्रोटीन भी लगभग बराबर होता है। चावल की अपेक्षा मोटा धान में ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जैसे लौह तत्व, जिसे आयरन कहते हैं अंग्रेजी में, वो मोटा धान में ज़्यादा होते हैं, विशेष करके बाजरा में, कुट्टू में, सामक में, राजगिरा में बहुत मात्रा में आयरन होता है और जो कि एनीमिया को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जी सभी मोटा धान में ज़्यादा रेशेदार पदार्थ होते हैं जिसे हम फाइबर कहते हैं, और ज़्यादा फाइबर युक्त मोटा धान होने की वजह से शरीर में कई इसके लाभ हैं, जैसे कब्जी नहीं होती है, जैसे कई प्रकार के जो रोग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी रोग, ये इनको कम करने में मददगार साबित होते हैं। जी इसके अलावा अगर हम मोटा धान खाएंगे और उसमें फाइबर ज़्यादा है तो पेट जल्दी भरता है, क्योंकि रेशेदार पदार्थ बहुत देर तक हमारे पेट में रहते हैं, तो हमें भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती है। तो अगर हमें वज़न कम करना हो तो भी हम मोटे धान का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा मोटा धान ग्लूटेन फ्री है। जी आजकल बहुत लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, जो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। तो जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है उन लोगों को के लिए मोटा धान बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जैसे बाजरा, ज्वार, सामक, कुट्टू, इनमें ग्लूटेन नहीं है, तो दैनिक भोजन में इनको आराम से प्रयोग में ले सकते हैं। जी जो मोटा धान है उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम ये समझे कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ जब खाते हैं तो कितनी जल्दी हमारे शरीर में, रक्त में जो शर्करा का स्तर है वो बढ़ जाता है। जी तो किसी भी भोजन के खाने के बाद यदि खून में शर्करा का स्तर जल्दी बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और अगर धीरे बढ़ता है, देर से बढ़ता है, तो हम कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और इसलिए ये मधुमेह के जो पीड़ित रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जी इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, तो जो पेशेंट जिनको उच्च रक्तचाप होता है, हाइपरटेंशन, उनके लिए बड़े फायदेमंद हैं। और इनके अलावा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जैसे फॉलिक एसिड, जैसे जिंक, इनमें ज़्यादा होता है। और रागी है वो कैल्शियम से भरपूर है, तो जिन माताओं को, बहनों को, व्यक्तियों को कैल्शियम की कमी होती है उनके लिए रागी बहुत ही कारगर साबित होती है। रागी ज़्यादातर दक्षिणी भारत में बहुत उगाई जाती है, राजस्थान में भी उपलब्ध है, शहरों में उपलब्ध है, पर यहाँ उगाई नहीं जाती है। जी तो सामक अगर हम बात करें, हम व्रत में कुछ ऐसे अनाज हैं, ये मोटा धान हम व्रत के दौरान खाते हैं, जैसे सामक के चावल, जिसे हम सामा भी कहते हैं, सौंख्या भी कहते हैं, ये सब एक ही चीज़ है, बहुत छोटे छोटे चावल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये रेशेदार पदार्थ से भरपूर है, इसमें अच्छा आयरन है, कैल्शियम भी ज़्यादा है और बहुत जल्दी पक जाता है। सामक की खीर बनाते हैं तो चावल की खीर की अपेक्षा सामक की खीर बहुत जल्दी बन जाती है। जी और इसको चावल के रूप में उबाला भी जा सकता है, इसका पुलाव भी बनता है, इसको हम भिगो के, पीस के इसकी इडली, डोसा, चीला कुछ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये मोटा धान है। इसी तरह कुट्टू का प्रयोग भी हम व्रत के दौरान करते हैं और कुट्टू में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन है, मैग्नीशियम है, फॉलिक एसिड है। तो ये जो चीज़ें हम व्रत में खाते हैं, ये धान भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि इन सभी धान का प्रयोग आप अपने दैनिक भोजन में करें, क्योंकि हमारा जो दैनिक भोजन है वो एक जैसा हो रहा है और हम जानते हैं कि मानव स्वभाव है कि एक मोनोटोनी, एक रास्ता हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बदलाव हो। तो हम अलग अलग प्रकार के यदि धान का इस्तेमाल दैनिक भोजन में करेंगे तो भोजन आकर्षक लगेगा, हमारा भोजन करने का मन करेगा, हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना पाएंगे। वाह, आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया फायदा बता रहे हो, पर कहीं में कोई ऐसी चीज भी है जिको कि आपा ने विशेष रूप से ध्यान रखना है? ये जो मोटा धान है इसमें कुछ कुछ मोटे धान जैसे बाजरा है, इनमें
एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करते हैं, जैसे ऑक्जेलेट, फाइटेट। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है, लेकिन हम इनको दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए यदि आप देखें, हमारे पारंपरिक रूप से कई प्रकार की हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रसंस्कृत करते हैं। जैसे हम बाजरे का खिचड़ा बनाने के लिए हम थोड़ा उसको भिगोते हैं, फिर हम ऊखले में उसको खांडते हैं, फिर उसको फटकार के उसके छिलके थोड़े से अलग करके फिर उसका खिचड़ा बनाते हैं। तो ऐसा करने से उसका जो लोह तत्व है वो ज्यादा उपलब्ध हो जाता है शरीर में, उसका अवशोषण ज्यादा हो सकता है। और कई ऐसे शोध भी हुए हैं इन पे कि इस तरह से यदि प्रोसेस करके बाजरा का प्रयोग किया जाए तो हम एनीमिया को कम भी कर सकते हैं। तो बाजरा के इतने बढ़िया गुण हैं, तो हम इस तरह से पारंपरिक रूप से इसको हम प्रोसेस करके खाएं। और भिगोने से, अंकुरित करने से भी हम इनके फाइटेट्स को और ऑक्जेलेट को कम कर सकते हैं। तो बाजरा को आपने देखा होगा, कई ऐसे त्योहार होते हैं, जैसे अपने शीतलाष्टमी है या बछ बारस है या और भी ऐसे त्योहार होते हैं जिसमें हम पूजा में भीगा हुआ और अंकुरित किया हुआ बाजरा भी इस्तेमाल करते हैं, या अंकुरित किए हुए दालें भी हम मूंग मोठ इस्तेमाल करते हैं। तो वही अंकुरण की प्रक्रिया यदि हम इन मोटा अनाज के साथ की जाए तो ये ज्यादा पौष्टिक हो जाते हैं, क्योंकि हम साबुत भी उबाल के इनको खाते हैं। आपने देखा होगा जैसे दिवाली के बाद जो अन्नकूट होता है जी, जयपुर और इसके पास पास के जगहों में मैंने ये देखा है कि अन्नकूट बनता है और उसमें 4-5 तरह का धान को उबालते हैं, कुछ दालें डाल के, जैसे मोठ है, जैसे मूंग है, चौला है, ये भी डालते हैं। तो जब बाजरा को हम भिगो के यदि अंकुरित करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा पौष्टिक हो जाएगा, और नहीं तो उसको थोड़ा सा खांड के डाल दें तो वो ऊपर का रेशा हट जाएगा, तो ऑक्जेलेट कम हो जाएंगे और वो अन्नकूट बहुत पौष्टिक होगा। दूसरी बात आप ये देखिए कि क्यों ज्यादा पौष्टिक है, क्योंकि इसमें दालें भी डलती हैं। तो अनाज हम मोटा रूप से देखें, चाहे वो मोटा धान हो चाहे अनाज हो, उसमें एक प्रकार का अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का हम कहते हैं सबसे छोटी इकाई है लाइसीन, वो कम होता है, जिससे इसकी गुणवत्ता प्रोटीन की कम होती है। यदि इनको दालों के साथ खाएंगे तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि दालों में लाइसीन बहुत अधिक मात्रा में होता है और दालों में एक मिथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल कम होता है जो अनाजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यदि हम दोनों को मिश्रित रूप में खाएंगे तो वो अधिक गुणवत्ता वाली प्रोटीन हो जाएगी। तो हम इन मोटा धान का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए, गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो इस प्रकार को प्रसंस्कृत करके हम इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। वाह सवाल, आ बात तो आप बहुत ही बढ़िया हमारे सगळे श्रोताओं ने बताई। अब हमारे मन में भी यही प्रश्न आ रहे हो कि भाई कई क्षेत्र में मैं देखा हाँ कि ई बाजरे ने या कोई भी दूसरो जो मोटो धान है बिना कूट कर भिगो कर भी खाने की परंपरा है। तो हमारे मन में यही प्रश्न उठ रहे हो कि काई भी का गुण बढ़े है या कम हुए है। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से हमारी शंका दूर करी सा। अब साथ आप अबार बात कर रहा कि आपनो जी को दैनिक जीवन को भोजन है बिकी, तो साथ दैनिक जीवन में आपा जी को भोजन ग्रहण करा हा आपनी जी की थाली हुए है बिना आपा किया सजावा। कहने को अर्थ है कि भी थाली में जब आपा एक रंगीन थाली री बात करा तो कितो अनाज, कितनी दाला, कितो मोटो अनाज, कितनी हरी सब्जियां, वह सब की हिसाब से होनी चाहे। बा पर भी थोड़ो सो हमारे श्रोताओं सागे बात साझी करो जिसू की बाकी भी थाली जी की है पोषण सु भरपूर रहे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारा भोजन अनाज आधारित है। हमारी थाली में ज्यादा भाग अनाज का होता है और बहुत कम सब्जियां व दालें होती है। ये कई शोध भी बताते हैं, पूरे देश में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जियां, फल, दालें, इनकी कमी पाई जाती है। तो उसके लिए जो NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, उन्होंने एक थाली सजेस्ट की है, सुझाव दिया है कि हमारे दैनिक भोजन में हमें लगभग
240 ग्राम, ये 2000 कैलोरी की थाली बताई है, 240 ग्राम अनाज खाना चाहिए और लगभग आधी थाली यानी कि 500 ग्राम सब्जियां, 5 पोर्शन हम इसको बोलते हैं, 5 तरह की सब्जियां भी हम फल कह सकते हैं, दिन भर में खानी चाहिए। हमें 2 से 3 कटोरी दाल खाना चाहिए। अगर कोई अंडा मांस मछली खाने वाले मांसाहारी लोग हैं तो और अंडा मांस मछली का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, तो दाल की मात्रा कम कर सकते हैं। हमें 1 से 2 ग्लास दूध व दूध से बने पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल व घी 5 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके साथ कुछ तेल युक्त बीज या सूखे मेवे भी हम 20 से 30 ग्राम प्रयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलेंगे। यहाँ मैं ये बात करना चाहती हूँ, ये तो हमने पूरे दिन के भोजन की बात करी, लेकिन हर बार हम दिन में 3 या 4 बार खाते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार में जो आपकी थाली हो वो तिरंगी थाली हो, यानी कि आपकी थाली में कुछ अनाज हो, जैसे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, किसी भी प्रकार का अगर धान या अनाज ले रहे हैं तो वो हो, साथ में दालें हो, 1 कटोरी दाल जरूर हो, या अंडा मांस मछली अगर उसमें रख रहे हैं तो वो होना चाहिए, और एक हरा भाग। तो जो हम प्रोटीन युक्त चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम पीला रंग देते हैं या केसरिया रंग, जो झंडे का रंग होता है ना जी, हरा, केसरिया और सफेद, तो वो पीला और केसरिया रंग हम प्रोटीन युक्त भोजन को कर रहे हैं। और जो हरा भाग है वो हम सब्जियों और फलों को देते हैं। तो हमारे हर आहार में सब्जियां एवं फल का प्रयोग जरूर होना चाहिए। तो हम दैनिक रूप से 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाएं, 1 से 1.5 पोर्शन फल जरूर खाएं। ये फल मौसमी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगे और विदेशी फल ही खाएं। हमारे अगर क्षेत्र में अगर बेर भी उग रहे हैं या तरबूज उग रहा है या खरबूज उग रहा है या पपीता उग रहा है, तो जो भी फल अगर हमारे क्षेत्र में या मौसम के अनुसार उग रहे हैं, जो भी सब्जियां हमारे क्षेत्र में और मौसम के अनुसार उग रही हैं, उनका नियमित सेवन बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हर प्रकार के भोज्य पदार्थ में, ये भोज्य समूह है, इनमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन में विभिन्नता लाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर विभिन्नता लाएंगे तो हमारे पोषक तत्व जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, फॉलिक एसिड, ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर, ये सभी हम ले पाएंगे। जी सा अब सा आप बात करी कि हरे और रंग जी को है हरी सब्जियां हैं वह भी अपनी थाली में होनी जरूरी है। तो एक चीज आपा अठे आपने श्रोतावा सागे आपसू जरूर साझी करवानी चावला कि आज की हरी सब्जी है, आपनो जी को प्रदेश है राजस्थान भी में हरी सब्जी की हमेशा ही यहाँ देखी जावे है कि कमी रवे है, क्योंकि कई क्षेत्र है जठे की हरी सब्जियां कौन पूग पावे। तो बे लोग काई करे, बे किया आपरी हरी सब्जी री कमी है बिने दूर कर सके है, या बे कौन सा ऐसा उपाय है जिका ने अपना कर बे हरी सब्जी खा सके, तो वो भी बताओ सर। सब्जियां एवं फल मौसम में ही उगते हैं और सभी प्रकार की सब्जियां एवं फल हर क्षेत्र में नहीं उगते हैं। तो हम कैसे इसकी उपलब्धता बढ़ाएं? पहला उपाय है कि हम इन सब्जियों को अपने घर आंगन में, यदि स्थान उपलब्ध है या आपके खेत या जहां भी आपको स्थान उपलब्ध है, वहां इनको उगाएं। हम बहुत आसानी से हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, चौलाई और भी अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां हम छोटी सी जगह में भी उगा सकते हैं। यदि आपके आंगन में है जगह तो आप जमीन में उगाइए, नहीं जगह तो गमलों में उगाइए। आप विभिन्न प्रकार के शेप के डब्बे अगर घर में मौजूद हैं, नहीं तो हम प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, जो प्लास्टिक लाइंड बैग होते हैं, हम उनमें भी उगा सकते हैं। तो आप घर में हरी पत्तेदार सब्जी उगाइए, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके अलावा छोटे स्थान पर फलियां, जैसे बालोर की फली जिसे सेम फली कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फल देती है, वो उगा सकते हैं। हमारे राजस्थान में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है,
ये बहुत आसानी से हम बेल के रूप में उगा सकते हैं, तो छोटी सी जगह में भी हम इनको उगा सकते हैं। टमाटर को हम आसानी से, टमाटर, मिर्ची, बैंगन को हम थोड़ी जगहों पे उगा सकते हैं। आप खेत में कुछ ऐसे फलदार पौधे लगाएं, जैसे सहजन का पेड़। सहजन का पेड़ में उसके पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं, उसके फूल भी खाए जाते हैं, उसकी फली भी बहुत पौष्टिक होती है। तो हर खेत में, मैं तो ये कहूँगी कि गांव में यदि एक मोहल्ले में एक सहजन का पेड़ लगेगा और कुल गांव में यदि 30 से 40 या बड़ा गांव है तो ज़्यादा सहजन का पेड़ लगाएंगे, तो हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी को दूर कर पाएंगे, क्योंकि उसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सहजन का पेड़ लगाएं, नींबू लगाएं। पपीता का पेड़ बहुत कम जगह घेरता है, तो पपीता खेतों में, घर में भी पपीता लगा सकते हैं। हम बेर लगा सकते हैं, करौंदा लगा सकते हैं, और भी जो फल जैसे अमरूद है, बहुत पौष्टिक होता है, उसमें बहुत भरपूर विटामिन सी होता है। आंवला, जिसे हम इतना गुणकारी मानते हैं, इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है ये। 100 ग्राम आंवले में 600 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो यदि आप एक आंवले का पेड़ लगाते हैं तो न एक घर वाला, पूरे मोहल्ले भर को आप आंवला खिला सकते हैं। तो आंवले का पेड़ लगाएं। तो इस तरह से पोषण से भरपूर सब्जियां एवं फल लगाएं। अभी सर्दियों में आप देखिए गाजर बहुत उगती है, गाजर लगाएं। गाजर के पत्ते फेंके नहीं, उनके पत्तों का प्रयोग करें। आप घर में भी, हम जब गाजर लाते हैं तो बाजार में बिना पत्तों के गाजर मिलती है, लेकिन जहाँ खेत में उगा रहे हैं उन पत्तों को आप फ्रेश, जो हरे हैं, उस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सब्जी बनाएं, उसको कढ़ी में डालें, उसको छोटे छोटे पीस करके, टुकड़े करके हम आटे के साथ मिला के रोटी बना सकते हैं। बाजरे के आटे के साथ हम इसको पालर कहते हैं आम भाषा में, उसमें मिला के बहुत अच्छी रोटी बनती है। इसी तरह बथुआ जो उगता है, बथुए को भी हम आटे में साथ मिला के रोटी बना सकते हैं। तो इनके पत्ते, मूली है, उनके पत्ते बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है, उनको ना फेंकें। प्याज के पत्ते, जो पत्ते युक्त प्याज है, पोषक तत्वों से भरपूर है। अरबी अगर उगाएं, अरबी के पत्ते कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर हैं। तो ऐसे चीजें उगाएं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भोजन की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। जो चीजें जिस मौसम में ज्यादा उगाई जाती, जैसे मेथी अभी सर्दी में बहुत मिलती है, तो उनके पत्तों को छाया में धो के पहले और छाया में सुखाकर, सूखे पत्तियों को आप डब्बे में बंद करके रखें या उसका पाउडर बना लें। तो जब गर्मियों में या अन्य मौसम में जब ये नहीं उगाई जाती या उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके सूखे पत्ते, उस पत्तों का पाउडर हम अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी पत्तियां मिल रही हैं, जैसे चौलाई के पत्ते हैं, हमारे राजस्थान में पंसी बहुत लोकप्रिय है। जो चना के पत्ते हैं, चना का जो साग होता है, उसको सुखा के हम रख देते हैं और उसको प्रयोग में लेते हैं। ये सब पोषक तत्वों से भरपूर है। हम सहजन के पत्ते भी सुखा के रख सकते हैं। करी लीव्स, जो मीठा नीम कहते हैं, उसके पत्तों को भी सुखा के पाउडर बना के रख सकते हैं। गाजर के पत्तों को सुखा के पाउडर बना के रखिए। मूली के पत्तों को, जो फूल गोभी है, उसके भी पत्तों को सुखा के आप पाउडर बनाएंगे। ये सभी लोह तत्व से भरपूर है। और ये चूर्ण यदि आपके पास है, तो चाहे वो छोटे बच्चों के लिए ऊपरी आहार बना रहे हो, खिचड़ी बनाई, उसमें थोड़ा सा आपने ये चूर्ण मिला दिया, वो उसमें विटामिन ए, जो बीटा कैरोटीन के रूप में मिल रहा है, और लोह तत्व, फॉलिक एसिड, ये भरपूर मात्रा में उसमें हम सम्मिलित कर पाएंगे। हम रोटी बना रहे तो थोड़ा पाउडर मिला दें, हम कसूरी मेथी मिला के बनाते हैं ना रोटी, तो कसूरी मेथी के अलावा हम दूसरे जो हरी पत्तेदार सब्जियों का जो चूर्ण है सुखा के बनाया, उसका हम समावेश कर सकते हैं। कड़ी बनाई तो उसमें डाल दिया, रायता बनाए तो उसमें डाल दिया, अगर हमने चटनी बनाई तो उसमें डाल दिया। जो राबड़ी हमारे दैनिक भोजन में बनती है, उसमें भी हम इस चूर्ण को डाल के प्रयोग में ले सकते हैं। हम दाल मेथी बनाते हैं, दाल पालक बनाते हैं, दाल में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरी पत्तेदार सब्जियों को जिस मौसम में नहीं उगती है या कम मिलती है, उसका उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा और भी सब्जियां हैं, जैसे मटर है, फली है, गाजर है, कोला, कद्दू को भी हम सुखा के रखते हैं, गोभी को भी सुखा के रखते हैं। तो हम सुखा के जो अन्य मौसम है उसमें भी उसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोजन की उपलब्धता को
बढ़ाते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि आपने सुखा के तो रखा, लेकिन हमें उसको दैनिक भोजन में समावेश करना जरूरी है। अगर हम उसको बना के खाएंगे नहीं या खिलाएंगे नहीं बच्चे को, तो पोषक तत्वों का जो आपूर्ति है हमारे शरीर में वो नहीं हो पाएगी। जी। तो उगाएं भी, परिष्कृत करें, प्रोसेसिंग करें, सुखाएं और अपने दैनिक भोजन में उसका प्रयोग करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। वाह साहब, आप तो पूरो गागर में सागर ही भर दियो साहब। मैं तो सिर्फ एक सब्जी की बात करी है, आप तो खूब सारी ऐसी विधियां भी बता दी कि किया आपा सब्जी ने उगा भी सका हाँ, परिष्कृत भी कर सका हाँ, और आपने भोजन में पोषण ने बढ़ा सका। अब सा देखो जी का अपना सुनन आ रहा है ना, बाकी एक परेशानी तो आ दूर जरूर हुई होसी कुछ हद तक कि आपा हरी सब्जियां किया काम में लेवा। देखो साहब, प्रोफेसर साहब आपने सागे है, विशेषज्ञ है और अति अच्छी अच्छी जानकारी आप ताई पुगा रहा है। तो सा सुनने के सागे सागे बिना गुणनो तो आपने हाथ में ही है, और आपने ही यो निर्णय लेनो है कि आपने आपरे घर परिवार में पोषण ने बढ़ानो है या खाली सुनकर हामी ही भरनी है। अब सा आपने बता दिया हमारे सागे कार्यक्रम में डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, प्रिंसिपल महारानी कॉलेज जयपुर और इरे सागे सागे कन्वीनर स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन गृह विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय रे पद पर भी आप पदस्थापित हो। आप माने आज जानकारी दे रहा हो मोटा धान आज री आवश्यकता। अब इस चर्चा नहीं आपा आगे बढ़ावा कि आप खूब सारी बाता या बताई कि मोटा अनाज रो आपा ने प्रयोग किया करनो है, अपनी थाली किया होनी चाहे, और आपनो जिको हरी सब्जी है बिना आपा किया काम में लेवा, किया बिना उगावा। खूब सारी आप जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दूर दराज के श्रोतावां ताई पुगाई। अब सा एक बात या भी है कि ओ जिको मोटो धान है इको प्रयोग किया कर सका हाँ, बिको या काई रूप है जिके ने आपा प्रयोग कर सका हाँ, और व्यापारिक स्तर पर आपा इन्हें किया प्रयोग कर सका हाँ, ई के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं सागे साझी करो साहब। देखिए, मोटा धान को हम अलग अलग तरह से पारंपरिक रूप से प्रयोग करते हैं जी। सभी मोटा धान का आटा बना के हम रोटी बनाते हैं। सभी ग्रामीण स्तर पे या शहरी क्षेत्र में रोटी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसका दलिया भी बनाते हैं जी। हम इसको भिगो के पीस के, जैसे सामक की बात करी तो भिगो के पीसने के बाद आप उसको, जैसे आपने डोसा बनाते हो तो उसका डोसा बनाया, उसका चीला बनाया, आप किसी भी रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम घर में इनको रोटी, बाटी, चूरमा, मठरी इनके रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन व्यापारिक स्तर पे भी आज पूरे विश्व भर में आप देखिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है जी। और उसमें ये माना जा रहा है कि बहुत सारे जो उत्पाद इसके बने और वैश्विक रूप से इसकी उपलब्धता बढ़े, तभी तो इसके उगाने का सफल फायदा कृषक को मिलेगा कि वो जो भी क्रॉप उगा रहा है, जो भी खेती कर रहा है, जो फसल बनी है वो घर में भी प्रयोग में ले, और वो अगर उसका उत्पाद बना के बेचे तो उसको उसका लाभ पूर्ण रूप से मिले। तो हम ये जो मोटा धान है इनको व्यापारिक रूप से, जैसे गेहूं की सिवाई बनती है वैसे मोटा धान की सिवाई बना सकते हैं। मोटा धान के फ्लेक्स, जैसे गेहूं के फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स बनते हैं, वैसे ही बाजरा के फ्लेक्स बना के हम बेच सकते हैं, और उनका प्रयोग बहुत अच्छे से हम नाश्ते के अनाज के रूप में कर सकते हैं। उसको छाछ में, दूध में मिला के खाया जा सकता है। जी। जो पफ्ड सीरियल्स आते हैं, पफ्ड बाजरा जिसे हम कहते हैं कि उसको सूखा ताप देते हैं भट्टी में, पहले जैसे भुना हुआ होता है उसी तरह पफ्ड बाजरा, पफ्ड ज्वार, तो पफिंग करके भी हम इसको सीधा खाने योग्य बना सकते हैं। उसमें मसाला मिला के ये रेडी टू ईट स्नैक्स के रूप में बन जाता है। जिस तरह से हम सिवाई बनाते हैं, तो सिवाई तो एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसको हमें आधा पका हुआ, आधा बना हुआ है, उसको फिर हमें उबाल के और पकाना पड़ता है। लेकिन यदि इसको तैयार खाने के लिए बनाना है तो सिवाई की जगह अन्य शेप बना के और मसाला डाल के यदि हम उसको पका लें, यानी कि उच्च ताप पे उस शेप को निकालेंगे जिसे हम पास्ता के रूप में कहते हैं, वो नाम इंग्लिश है, लेकिन वैसे भी बना के हम इसके उत्पाद बना सकते हैं। इसके अलावा जो खाखरा गुजराती प्रोडक्ट है, लेकिन
बाजरा के खाकरे, रागी के खाकरे, ज्वार के खाकरे भी बन सकते हैं। और आजकल खाकरा बहुत अलग अलग शेप में, साइज में मिलता है, छोटे खाकरा और लंबे स्ट्रिप फॉर्म में भी खाकरा बन जाता है, ताकि आप एक स्ट्रिप उठा के और आराम से खा सकें। तो खाकरा भी बना सकते हैं। उसी तरह इसकी मठरी जो हम कम तेल में पका के बना सकते हैं। इसके बिस्किट्स भी बनते हैं और इसके केक और कुकीज भी बनती है। तो इस तरह के कई उत्पाद बना के इसको बेचा जा सकता है, इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। ब्रेड भी, जब सिर्फ गेहूं की ब्रेड बनती तो मल्टीग्रेन ब्रेड बन सकती है, उसमें बाजरा, ज्वार या अन्य जैसे रागी है उसका समावेश करके मल्टीग्रेन ब्रेड बनाई जा सकती है। सिर्फ बाजरा या मक्का की ब्रेड को ट्राई किया जा सकता है कि यदि बनती है तो उसकी ब्रेड, टोस्ट ये बन के उसकी उत्पादकता और उसके जो उत्पाद यदि बाजार में मिलेंगे तो लोग ज्यादा मात्रा में खाएंगे। क्योंकि आज हम घर में तो बनाते हैं और घर में हम कहते हैं कि दिन में कम से कम एक बार आप मौसम में मोटा धान खाइए। और अगर जब जिस मौसम में वो नहीं उगता, जैसे जो मक्का है और बाजरा है वो सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, गर्मियों में हम कम खाते हैं, लेकिन उसको हम गेहूं में, चावल में या अन्य और जो रेगुलर आप अनाज खाते हैं उसमें मिला के यदि खाएंगे तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। 1/4 भाग भी मिलाएंगे तो भी उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो हम दैनिक भोजन में घर के स्तर पर भोज्य पदार्थ बना सकते हैं। चीला भी बनता है। अभी हमने एक व्यंजन प्रतियोगिता रखी थी और उसमें इतनी तरह तरह के व्यंजन बनाए लड़कियों ने। चीला हम आमतौर पे बेसन का बनाते हैं, लेकिन बाजरे में सब्जियां मिला के, बाजरे के आटे में उसका बहुत अच्छा चीला बना, तो वो चीला हम बना सकते हैं। स्वाद ने बढ़ा सका बहुत। और मीठा भी, उसमें गुड़ को पिघाल के और गुड़ के साथ वो घोल बना के मीठा चीला भी बना सकते हैं। मक्का का भी बना सकते हैं, बाजरा का भी बना सकते हैं, ज्वार का भी बना सकते हैं। पुए जैसे हम गेहूं के बनाते तो बाजरे के पुए भी बन सकते हैं। तो हम जहां जहां भी गेहूं का प्रयोग करते हैं वहां अन्य चीजों का, अन्य मोटा धान का प्रयोग करके हम जो विभिन्न उत्पाद बना सकते हैं और अपने भोजन में विभिन्नता ला सकते हैं। वाह सा वाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इतनी अच्छी माने जानकारी दे रहा हो और मारो मन कर रहा है कि आप सु या जानकारी लेता ही जावा। जी सा कई बार ऐसा विशेषज्ञ आपने सागे हुए है कि आपने जानकारी लेने की आवश्यकता ही कौन पड़े और आप ही इतनी जानकारी बांसु आपा ले ले वहां कि आपा अगर बाने थोड़ो सो भी अगर आपने जीवन में उतार लेवा या अपने आचरण में लिया हुआ या अपने दैनिक जीवन में भी को प्रयोग कर लेवा तो आपनो बहुत ज्यादा फायदो आपा कर सका। हाँ, और आज इसी ही जानकारी आपा ने डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल जी दे रहा है। अब सा देखो एक बात और जी की आपा यो करनो चावला अबार जी आप बतायो कि 2023 ने मिलेट्स ईयर घोषित कर दियो गयो है। तो अगर सरकार की अगर आप बात करा तो वह भी इस क्षेत्र में खूब काम कर रही है। तो कौन कौन सी वह बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आपने श्रोताओं ने जाननी जरूरी है, वह भी थोड़ी सी बताओ सर। देखिए, जब अनाज की बात करें तो अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है जी। कृषकों को प्रोत्साहित कर रही है। जो अनाज मोटा धान में पोषक तत्व कम है उनको और बढ़ाने के लिए उनकी उन्नत किस्में बनाई हैं, जैसे अधिक कैल्शियम, अधिक आयरन और अधिक जिंक वाला बाजरा की किस्में बनाई हैं, जिसको उगाने के लिए वो किसानों को प्रेरित कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को वो ट्रेनिंग दे रही है और उनको प्रोत्साहित कर रही है कि ये उन्नत किस्में उगाएं। जैसे मक्का जिसमें अधिक प्रोटीन है, ऐसी उन्नत किस्म वाली मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो पहली बात तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो और इसका सेवन ज्यादा हो। जब उत्पादन है तो सेवन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह से हम इसको खान पान में समावेश करें। जैसे हम सरकारी कार्यक्रम में भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है जिसमें स्कूली बच्चों को विद्यालय में ही एक भोजन प्रदान करते हैं। तो उसमें भी जो 6 दिन का मेन्यू बनाते हैं उसमें 2 दिन मिलेट बेस्ड कोई भी व्यंजन बना सकते हैं, चाहे बाजरे का खिचड़ा बनाएं या अन्य जो भी उपलब्धता के आधार पे मोटा धान का प्रयोग मिड डे मील में कर सकते हैं। इसी तरह
आंगनवाड़ी के द्वारा जो ICDS समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम है, उसके तहत जो पूरक पोषाहार दिया जाता है छोटे बच्चों को, गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को और कुछ किशोरी बालिकाओं को, तो उसमें भी मोटा धान का समावेश किया जा सकता है। तो ये जितनी बातें हमने करी, इन सब पे सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, आप देखिए पोषण अभियान प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है या अन्य प्रोग्राम है, उन सब में जो मोटा धान का, चाहे वो प्रयोग पे बात हो, चाहे पोषण शिक्षा के बारे में बात हो, चाहे उत्पादन के रूप में बात हो, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उन सब में ही मोटा धान पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस पे कई अनुसंधान किए जा रहे हैं, इस पे विशेष रूप से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में और अच्छी किस्मों का मोटा धान उपयोग में उगाया जा सके और प्रयोग में लिया जा सके। वाह वाह, अति बढ़िया और सरल शब्दों में सटीक जानकारी आज आपने सागे आप साझा करी। आज आपने सागे हा डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, प्रिंसिपल महारानी कॉलेज जयपुर, कन्वीनर स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन, गृह विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी आप पदस्थापित हो। आप हमारे स्टूडियो में पधार्या, आपने अमूल्य समय निकाल कर हमारे सागे जुड़िया, इसके लिए आप रो घणे मानसू धन्यवाद सा।